हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक और आज की इस क्लास में हम लोग पॉलिटी के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। ये जो एमसीक्यूज़ होंगे आपके एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। क्वेश्चन के लेवल बहुत अच्छे हैं, आप लोग देख सकते हो। और इस जो सारे क्वेश्चन है ना, इन सारे क्वेश्चन से जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप लोग का रिवीजन बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। सपोज करिए कि कोई भी क्वेश्चन डीपीएसपी का आया तो मैं डीपीएसपी को रिवाइज कर दूंगा, एक ओवरव्यू आपको दे दूंगा, आपको बुक जो है पलटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। उससे पहले मैं बता दूं कि इससे पहले मैं एक वीडियो आज लेके आया हूं असिस्टेंट प्रोफेसर की, जिसमें डेट जो पेपर में आपने टेलीग्राम चैनल पे देख लिया होगा। पेपर में जो डेट निकली है असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम को लेकर उसका, और 40 डेज़ की जो स्ट्रेटजी मैंने बताया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताए हैं जो आपको पढ़ लेना है, ताकि जिसमें आपका 30 में से 22 प्लस नंबर हो। यानी मिनिमम तो 22 नंबर आने ही चाहिए आपके, लेकिन उससे ज़्यादा भी नंबर आपके ईजिली आ जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो आप देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, आप लोग नोट करते रहिएगा, अगर आपको नोट करना ना, अदरवाइज आप देख के भी याद कर लोगे इजीली। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाँ, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, स्टेटमेंट है, राज्य के नीति निदेशक तत्व संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। दूसरा कथन है, यह 1935 के भारतीय शासन अधिनियम में उल्लेखित निर्देश पत्र के बिल्कुल समान है। ठीक, देखिए क्या है, राज्य का जो नीति निदेशक तत्व है जिसको हम लोग डीपीएसपी बोलते हैं, बिल्कुल ये एक संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। पहला तो बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है कि यह 1935 के भारतीय शासन अधिनियम में उल्लेखित निर्देश पत्र के बिल्कुल समान है। देखिए समान तो है, ठीक है, काफ़ी चीज़ें ये भारतीय शासन अधिनियम 1935 से ली गई हैं, लेकिन बिल्कुल समान ये नहीं है। कैसे, मैं बताता हूँ। देखिए जो भारतीय शासन अधिनियम 1935 है, इसमें जो अनुदेश प्रपत्र जारी किया जाता था वो असल में क्या होता था, ये गवर्नर जनरल को इंस्ट्रक्शन दिया जाता था। उस टाइम का जो गवर्नर जनरल होता था ना, या वायसराय होता था, उसको इंस्ट्रक्शन दिया जाता था, ये उस तरीके से। लेकिन जो डीपीएसपी की बात करते हैं, ये क्या है, ये विधायिका और कार्यपालिका को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन कैसा, जैसा भी कि आपने आर्टिकल 37 में देखा होगा। आर्टिकल 37 जो डीपीएसपी से यानी नीति निदेशक तत्व से संबंधित है, उसमें क्या कहा गया था कि राज्य को कानून बनाकर ये नीति निदेशक तत्व को लागू करवाना चाहिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट लागू नहीं करवाएगी। ठीक, इस वजह से कह सकते हैं कि आप बिल्कुल समान नहीं है, समान तो है पर बिल्कुल समान नहीं है, मतलब 100% समान नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से कथन पहला तो बिल्कुल सही है, दूसरा रॉन्ग है। इसमें सत्य कथन की पहचान करनी है तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग की बारी है डीपीएसपी अच्छे तरीके से रिवाइज करने की। ठीक, आप देखिएगा डीपीएसपी। चलिए, डीपीएसपी में भाग पूछा जाता है कि किस भाग में डीपीएसपी का वर्णन है। ठीक, देखिए अगर आप कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है, वैसे तो काफ़ी इजी है भाग याद करना, डीपीएसपी मौलिक अधिकार ये वाले, लेकिन फिर भी अगर आपको याद हो जाए तो देखिए अल्फ़ाबेट कितने हैं, 1 2 3 4, यानी भाग कितना होगा, भाग 4। डीपीएसपी का किस भाग में वर्णन है, भाग 4 में है। याद कर सकते हो ना डीपीएसपी से, ऐसे याद कर लीजिएगा। आर्टिकल इससे संबंधित है 36 से लेके 51। अच्छे तरीके से मैं आर्टिकल्स भी कुछ इंपॉर्टेंट बता दूंगा, अभी आपको याद हो जाए। ठीक है, तो आर्टिकल्स ये आपके हो गए। किस देश के संविधान से प्रेरित है, यानी उससे लिया गया है, किस देश के संविधान से, तो आयरलैंड अच्छे तरीके से याद करिएगा। ठीक है, आयरलैंड। ठीक है, यानी डीपीएसपी किससे संबंधित है, किस देश के संविधान से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया है। ठीक, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो पूछा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो डीपीएसपी से पूछा जाता है। पहला है आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 आपको मालूम है ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है। ठीक है, ये अच्छी तरीके से याद हो जाना चाहिए आपको। आर्टिकल 44 किससे संबंधित है, समान सिविल संहिता। ठीक है, इससे याद होना चाहिए, ये जरूरी है। आर्टिकल 44 अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। एक आर्टिकल आता है आर्टिकल, हाँ बिल्कुल, आर्टिकल 39A। ठीक है, ये भी याद कर लीजिएगा कि हर किसी को समान न्याय व निशुल्क, राइटिंग देख लीजिएगा, निशुल्क विधि सहायता प्रोवाइड की जाएगी, विधि सहायता। ठीक है, 39 का बोलिए या 39A बोलिए, ये क्या प्रोवाइड कराता है कि समान न्याय व निशुल्क विधि सहायता प्रोवाइड करने का सबको अधिकार है, ये करवाया जाएगा। ठीक है, एक आर्टिकल 50 बहुत पूछा गया है। ठीक है, आर्टिकल 50 क्या कहता है, देखिए 50 को याद करने का तरीका पहले तो मैं बता दूं, ये है क्या, ये है कार्यपालिका व न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है।
ठीक है। तो कार्यपालिका न्यायपालिका अलग अलग है, इस वजह से बता रहा हूँ। तो 50 को आप कैसे याद कर सकते हो, 50-50 से डिवाइड कर लो, है ना। 50 कार्यपालिका 50 न्यायपालिका, ऐसे याद कर सकते हो। 51 बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 51 क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा व शांति से संबंधित है, ठीक है। यानी ये आपका इंटरनेशनल जो पीस है उससे संबंधित है, शांति से संबंधित है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, डीपीएसपी किस क्या है, भाग 4 है, आर्टिकल 36 से 51। किस देश के संविधान, याद कर लीजिएगा आयरलैंड, ये रिवाइज कर लीजिए, आपको बुक पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। 40 आर्टिकल ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है। 44 समान सिविल संहिता। 39 ए क्या कहता है कि सामान्य न्याय व निःशुल्क विधि सहायता प्रोवाइड की जाएगी। 50 बोलता है कार्यपालिका व न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है, जिसको हम लोगों ने 50-50 करके याद कर लिया। और 51 बोलता है अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा से संबंधित है, ठीक है। ये हो जाएगा। तो पहले का राइट आंसर क्या है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। मतलब जो भी ये 4 ऑप्शन है, इसमें किसका वर्णन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। विचार की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता या आर्थिक स्वतंत्रता, ठीक है। देखिए विचार ये सब, आर्थिक स्वतंत्रता आपको थोड़ा और लग रहा होगा। आर्थिक स्वतंत्रता मतलब कुछ समझ में नहीं आया। पहली चीज ऐसे आप देख सकते हो, आर्थिक न्याय की बात जरूर की गई है, ठीक है। आर्थिक न्याय, संविधान की प्रस्तावना में आर्थिक न्याय की बात हुई है संविधान में, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता की बात बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नहीं बताना है, बाकी 3 तो हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अच्छा एक और चीज़ है, प्रस्तावना यहाँ पर है ना, प्रस्तावना किसका परिवर्तित रूप है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव का, ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव का परिवर्तित रूप है, ठीक। उद्देश्य प्रस्ताव लेकर कौन आया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी लेके आए थे। कब लेके आए थे, सन आपको याद होना चाहिए। तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव लेके आए थे। 13 दिसंबर ये 3rd मीटिंग थी, ठीक है, लेके आए थे। अच्छा उद्देश्य प्रस्ताव को एक्सेप्ट कब किया गया था या स्वीकार कब किया गया था, तो हुआ था ये 22 जनवरी 1947, ठीक है, 22 जनवरी 1947 को, ठीक। ये हो जाएगा। प्रस्तावना को के.एम. मुंशी ने जनपत्री भी बोला है, यानी कुंडली भी बोला है, ठीक है। कुंडली या जनपत्री प्रस्तावना को किसने बोला है, मुंशी। आप मुंशी से याद कर लीजिएगा, ठीक है। के.एम. मुंशी हैं वैसे, तो आप मुंशी से याद कर लीजिएगा, मुंशी ने कुंडली बनाई, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनने का सही जो कालक्रम अनुसार है वो हम लोग को देखना है कि कब 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 कौन कौन सा राज्य किस सन में बना, ठीक है। ये है, देखिए इस तरीके के क्वेश्चन मोस्टली अगर आपको याद होंगे तो आप कर लोगे, अदरवाइज आपको थोड़ा सा ट्रिक लगाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन टफ है, रीज़न इस वजह से है क्योंकि सबको पता है तेलंगाना 2014 में बना था, क्योंकि रिसेंटली बना था, तो सबको पता है तेलंगाना 2014 में बना था। ऑप्शन इसलिए खतरनाक दिया हुआ है कि सारा जो है तेलंगाना का जो ऑप्शन नंबर 4 है ना, ये सबसे लास्ट में है, तो थोड़ा सा ये टफ पड़ जाता है, ठीक है। तो अगर नेगेटिव मार्किंग, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, अगर नेगेटिव मार्किंग हो तो ट्राई करिए कि अगर जब आपको आता हो तभी आप अटेम्प्ट करिए, वरना फिर इस ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल अटेम्प्ट मत करिए अगर नेगेटिव मार्किंग है तो। नहीं है तो फिर जय माता दी करके लगा दीजिए, ठीक है। चलिए एक आपको डेट याद रखना है, मतलब सन याद करना है, 1987। 3 राज्य मैं आपको याद करा रहा हूँ, एक तो गोवा, मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। 1987 में इनका गठन हुआ, गोवा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का। इससे पहले अरुणाचल प्रदेश क्या था, केंद्र शासित था। अरुणाचल प्रदेश का क्या सन हो गया, 1987, ठीक है। ये हो जाएगा। 2002 में उत्तर प्रदेश से कौन अलग होकर बना था, उत्तराखंड। यूके यानी उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से 2002 में अलग होकर बना था, ठीक है। यहाँ पे ये है उत्तराखंड, ठीक। टफ मैंने इसी वजह से बोला क्योंकि 2002 में झारखंड भी अलग हुआ था, ठीक है। झारखंड बिहार से अलग होकर बना था, झारखंड बिहार से अलग होकर बना था, और 2002 में ही उत्तराखंड यूपी से अलग होकर बना था,
ठीक है, तो आप इसमें भी कंफ्यूजन हो जाएगी कि पहला कौन सा अलग है तो पहला कौन सा नहीं है ना, बाद में कौन है पहला कौन है। तो ये हमेशा याद रखिएगा, जो उत्तराखंड है याद कर लीजिए, डेट मत याद करिए, याद करिए उत्तराखंड पहले अलग हुआ था, पहले बना था, उसके बाद झारखंड बना था। ठीक है, झारखंड बना था। डेट याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कंफर्म भी नहीं है आना है कि नहीं आना, और आना भी है तो एग्जाम के टाइम में आप भूल जाओगे अगर बहुत अच्छी तरीके से रटा नहीं होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग देख लेना। सबसे पहले गठन किसका हुआ, उत्तराखंड का, सॉरी सबसे पहले गठन हुआ 1987 में, सी, ऑप्शन नंबर सी, मतलब थर्ड वाला। तो इसमें थर्ड कौन सा है, एक और दो, एक ए या सी में से कोई भी राइट आंसर होगा। ठीक है, सेकंड नंबर पे कौन हुआ था, 9 नवंबर उत्तराखंड। ठीक है, यानी बी यानी 2, 3-2, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए, तेलंगाना 2014 में बना, अरुणाचल प्रदेश 1987, उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ था 9 नवंबर 2000 में, और झारखंड बिहार से अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है। यहाँ पर मौलिक अधिकारों की बात हो रही है, कौन सा नागरिकों को प्राप्त नहीं है। साफ पर्यावरण या स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, पर्याप्त आवास पाने का अधिकार, काम पाने का अधिकार, या स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच का अधिकार। ठीक है, इसका राइट आंसर देखिए, सबसे पहले एक मैं आपको बता दूं, इसका हो जाएगा पहले तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। कैसे, देखिए काम पाने का अधिकार ये क्या है, ये डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, डीपीएसपी के अंतर्गत। ठीक है, आर्टिकल 41, आर्टिकल 41 क्या बोलता है, काम शिक्षा व लोक सहायता का अधिकार। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं, काम शिक्षा व लोक सहायता का अधिकार, किसमें, आर्टिकल 41 में। ठीक है, बाकी सारे तो हैं, ये डीपीएसपी है, ये मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए आप नोट्स अगर बना लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी बना रहे हो तब भी आप वीडियो देखते रहोगे, काम करते करते वीडियो देखते रहिए, या कहीं जॉगिंग करो तब भी देखते रहोगे, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथन ए व कारण आर को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन क्या कह रहा है, कारण क्या है। ठीक है, इसको देखना है। देखिए, स्कूली शिक्षा प्रत्येक भारतीय का अधिकार बन चुका है, स्कूली शिक्षा प्रत्येक भारतीय का अधिकार बन चुका है, बिल्कुल सही बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कारण क्या है, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की सूची में शिक्षा के अधिकार को शामिल किया जा चुका है। तो आप सभी को पता है कि ये कथन और कारण दोनों ही सही और सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, कैसे हुआ था, अब ये देखिए, देखिए 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं ना, उनको निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है, निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है, किसको, 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को। ये 86वां संविधान संशोधन याद करिएगा, जो हुआ था 2002 में। ठीक है, जिसके द्वारा आर्टिकल जोड़ा गया था 21A या 21 का। ठीक है, यह आर्टिकल जोड़ा गया था जिसमें 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान रखा गया था। ठीक है, संविधान संशोधन कौन सा था, 86वां, सन याद करिएगा 2002 में। आर्टिकल संबंधित कौन है, 21 का या 21A। ठीक, किस साल तक के, 14 साल तक के बच्चों का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निदेशक तत्व नहीं है। इसमें डीपीएसपी कौन सा नहीं है, ये पूछ रहा है। युवकों और बालकों को शोषण से सुरक्षा, निःशुल्क और वैधानिक सहायता, अस्पृश्यता उन्मूलन, संसाधनों का समान वितरण। आपको डीपीएसपी के सारे आर्टिकल नहीं भी याद है तब भी आपको मालूम है, अनटचेबिलिटी वाला। ठीक है, अस्पृश्यता उन्मूलन ये क्या है, ठीक है, मौलिक अधिकार से संबंधित है। क्या है ये आर्टिकल, इससे संबंधित है आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी। देखिए अस्पृश्यता का जब भी नाम आएगा तो 17 से आप याद कर सकते हो, 17 मतलब होता है खतरा। ठीक है, अनटचेबिलिटी वाला। ठीक है, आप इससे याद कर सकते हो। ठीक, और यहाँ पे देखिए क्या है, निःशुल्क और वैधानिक सहायता, जिसको मैंने बताया था आपको, समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता वाला। ये आर्टिकल किससे संबंधित था, 39 का ए। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये डीपीएसपी नहीं है। ठीक, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारिता के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। सहकारिता की बात हो रही है, देखना है कि इसमें से कौन सा कथन असत्य है। सहकारी समिति का सदस्य वही बन सकता है जो ग्राम पंचायत में अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुका हो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। उपभोक्ता सहकारी समितियों का उद्देश्य बाजार में बढ़ती हुई कीमतों को रोकना है, बिल्कुल। मतलब है जो सहकारी समितियों का जो मूल उद्देश्य है कि जो भी बाजार में बढ़ती जो प्राइस बढ़ रहा है उसको कंट्रोल में करना, पहली चीज़। दूसरा है सहकारी समिति का सदस्य बनने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को एक शुल्क देना पड़ता है, ये भी सही है। सहकारी समितियां अपने सदस्यों को उनकी वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कम सूद पर कर्ज देती है। देखिए पहला की क्या बात करते हैं, देखिए जो सहकारिता की सबसे बड़ी विशेषता है कि लोग अपनी इच्छा से सरकारी समिति के जो सदस्य हैं वो बनते हैं, ठीक है, और उनको सभी प्रकार के अधिकार समान मिलते हैं, सभी को समान टाइप के अधिकार मिलते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है मताधिकार का प्रयोग कर चुका हो, ठीक है, वही बन सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो गलत है। आप सहकारिता डालिएगा, उसके बाद ये सारा जो एक नोट्स बना के लिख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मौलिक अधिकार के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। मौलिक अधिकार, देखिए एनसीईआरटी बेस्ड जितने भी होते हैं ज़्यादातर वो आपका कारण या कथन के बेस पे होगा, या आपको सत्य या असत्य की पहचान वाला है। डायरेक्ट बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए मौलिक अधिकार के संबंध में बात कर रहा है। पहला ऑप्शन देखते हैं, ये बुनियादी मानव अधिकार है, मनुष्य होने के नाते हमें इन अधिकारों का उपयोग करने का अधिकार है, बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकारों की गारंटी और उनकी सुरक्षा स्वयं संविधान करता है, बिल्कुल। यदि इन अधिकारों का खंडन किया जाता है तो नागरिकों को न्यायालय की शरण में जाने का अधिकार है, बिल्कुल है। मूल अधिकारों में परिवर्तन करने के लिए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है, ये तो कौन सी बात है, बिल्कुल नहीं। मौलिक अधिकारों के संविधान में संशोधन किया जा सकता है और किया भी गया है पास्ट में, ठीक है। अब मौलिक अधिकार को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है, काफ़ी बार आ चुका है मौलिक अधिकार। एक मिनट, मौलिक अधिकार किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन है उसको हम लोग देखते हैं। तो भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है, आर्टिकल 12 से लेके 35, ठीक है। 36 से लेके 51 में किसका था, डीपीएसपी का, ठीक है, याद करिएगा, फिर से रिवाइज कर लीजिए एक बार, ठीक। मौलिक अधिकारों को भारत का अधिकार पत्र भी बोला जाता है, भारत का अधिकार पत्र बोलते हैं, या फिर और क्या बोलते हैं मौलिक अधिकार को, मैग्ना कार्टा, ठीक है, मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा मौलिक अधिकार को बोलते हैं, मौलिक कर्तव्य को बोलते हैं, उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है, याद करिएगा। अधिकार, जो अधिकार है उसको बोलेंगे मैग्ना कार्टा, ठीक, ऐसे हो जाएगा आपका। कितने मौलिक अधिकार हैं प्रेजेंट टाइम में, तो प्रेजेंट टाइम में कितने मौलिक अधिकार हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं। जब मूल संविधान में कितने थे, तो 7 थे। एक जो हटाया गया है वो कौन सा है, वो है संपत्ति का अधिकार, ठीक है। संपत्ति का अधिकार को क्या कर दिया है, हटा दिया गया है। अब ये क्या बन चुका है, ये मौलिक अधिकार ना होकर अब ये क्या बन चुका है, कानूनी अधिकार, ठीक है, कानूनी अधिकार, ये कानूनी अधिकार बन चुका है। संपत्ति का अधिकार का वर्णन कौन से आर्टिकल में है, तो याद करिएगा आर्टिकल 300A या 300 का में वर्णन है, ठीक है। संपत्ति के अधिकार का वर्णन है आर्टिकल 300A में। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है, 44th संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था, 1978 में, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। मौलिक अधिकार भाग 3 में वर्णन है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। मौलिक अधिकारों को भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है या फिर मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, प्रेजेंट टाइम में कितने हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं। जो एक मौलिक अधिकार हटाया गया था वो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत हटाया गया था, और जो मौलिक अधिकार था वो संपत्ति का अधिकार था, उसको हटा दिया गया। अब उसको एक विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार बना दिया गया, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 300A में है, ठीक है, याद हो गया होगा आपको, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। राज्य के नीति निदेशक तत्व,
मूल अधिकार, उद्देश्य का, या 7वीं अनुसूची। देखिए, जब राज्य के कल्याणकारी आदर्श की बात होती है तो हम लोग हमेशा जानते हैं कि वो डीपीएसपी की बात कर रहा है। ठीक है, देखिए इसको सुप्रीम कोर्ट लागू नहीं करता। आर्टिकल 17 के अंतर्गत 3 पॉइंट हैं, आपको उनमें से एक पॉइंट ये है कि राज्य को, न्यायालय क्या बोलता है कि राज्य को कानून बनाकर, राज्य कानून बनाएगा डीपीएसपी को लागू करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है डीपीएसपी, ठीक है, इतना याद रखिएगा। कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करना। अच्छा, कल्याणकारी राज्य होता क्या है, मतलब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं, सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना, इसी को बोलते हैं कल्याणकारी राज्य। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, निम्न में से कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है? तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? राज्य का सामाजिक तथा आर्थिक, राज्य में सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना। ठीक है, ये हो जाएगा। डीपीएसपी करता क्या है? अगर एक ओवरव्यू ले डीपीएसपी का तो ये करता क्या है? देखिए, नागरिकों को सामाजिक व आर्थिक अधिकार प्राप्त करवाता है। ठीक है, या डीपीएसपी से क्या होता है? नागरिकों को सामाजिक व आर्थिक अधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? निजता के अधिकार की बात हो रही है। आर्टिकल 15, 19, 21 या 29। ठीक है, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर आर्टिकल 21। अभी मैंने 21A बताया था ना, वो क्या बताया था आप कमेंट करिएगा। ठीक, देखिए जो आर्टिकल 21 है ये क्या कहता है? ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ठीक है, 21A क्या था? शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, जो अभी मैंने बताया था 14 साल से कम उम्र के बच्चों वाला। ठीक है, आप कर लोगे। इससे संबंधित कौन सा, शिक्षा के अधिकार से संबंधित कौन सा जो संशोधन हुआ था? वो 86वां हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 2002 में। ये भी हो गया। आर्टिकल 15 क्या कहता है? देखिए, ये कहता है कि धर्म हो, किसी भी व्यक्ति का धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर जो विभेद करना है उस पर पाबंदी लगाने को बोलता है आर्टिकल 15। ठीक है, 29 क्या है? देखिए, 29 को आप ऐसे याद कर सकते हो, 29 मतलब होता है उन्नति। उन्नति कैसे होगा? जब अल्पसंख्यक वर्ग को सुरक्षा प्रोवाइड की जाएगी, है ना, ऐसे कर सकते हो। उन्नति कैसे होगा? अल्पसंख्यक जो वर्ग होंगे उनकी सुरक्षा संबंधी अधिकार उनको जब मिलेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। ठीक, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक सिद्धांतों के संतुलन पर रखी गई है? ये मिनर्वा मिल्स मामला था, ये याद कर लीजिए, ये आपको याद करना है फैक्ट के बेस पे। मिनर्वा मिल्स मामले में क्या कहा गया? क्या सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो भारतीय संविधान की नींव है वो मौलिक अधिकार और नीति निदेशक सिद्धांतों के संतुलन पर रखी गई है। ठीक है, तो ये मिनर्वा मिल्स मामला कभी कभी ये भी पूछा जाता है किस सन में हुआ था? तो 1980। ठीक, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निदेशक तत्व नहीं है? डीपीएसपी कौन सा नहीं है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कृषि और पशुपालन का गठन बिल्कुल है। अच्छा, ये बताइएगा कौन सा संविधान है? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये है आर्टिकल 48। ठीक है, 48 है। काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, ये भी डीपीएसपी का है। पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन, ये भी डीपीएसपी का है, ये 48A है। ठीक है, मानव के दुर्व्यवहार और बालाश्रम का प्रतिषेध, बिल्कुल ये आर्टिकल है 23। ठीक है, ये मौलिक अधिकार है आपका। अगर आपको याद हो तो आर्टिकल 23 व आर्टिकल 24 क्या बोलता है? ये शोषण के विरुद्ध होता है। ठीक है, शोषण के विरुद्ध
शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, आर्टिकल 23 और 24, ठीक है, ये अधिकार है, राइट है, फंडामेंटल राइट, ठीक। तो डीपीएसपी क्या नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। होप आपको आज की क्लास पसंद आई हो। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा खासा है, आपको पसंद आया हो ऐसा मैं आशा करता हूँ। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए पहले बात तो आपको बेस्ट ऑफ लक। और फेब में जैसे एग्ज़ाम है, आप सभी को पता है फरवरी में एग्ज़ाम होने वाला है, अच्छे तरीके से तैयारी करिए। 30 क्वेश्चन जीएस के हैं, वो मेरा काम है कि हर टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस भी करवाना और हर टॉपिक के वाइज आपको वीडियो प्रोवाइड भी कराना, ताकि आपका अच्छे तरीके से प्रिपरेशन हो सके, ठीक है। थैंक यू सो मच।